हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं वन शॉट रिवीजन लेके आई हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके नीट के पेपर में आते हैं इसके बेस पे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में वैसे बताने का कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो होती है वो न्यूमेरिकल वो आती है हमारी, क्वेश्चन बेस्ड आती है। आपको कोई भी आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर दे देंगे, आपको कोई भी आइडेंटिफाई कोई भी रिएक्शन दे देंगे, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करनी है, उसका प्रोडक्ट निकालना है सॉल्व करके। इस चैप्टर में ऐसे थ्योरी का कुछ नहीं है, बट हाँ ऐसी थ्योरी है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चंस को जिस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उस तरीके के इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे उस तरीके से आपको इसके थ्योरी में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको थ्योरी बेस्ड नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कोई रिएक्शन दे दी होगी तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसके प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उसका नेम बताना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप बताना पड़ेगा। इस चैप्टर में सिर्फ वही है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमको तरीका सीखना पड़ेगा कि उस तरीकों को उसको सॉल्व करने के लिए उस कैसे स्टेप्स होंगे, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इस चैप्टर में हमको वो पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मैं आपको वो थ्योरी बताऊंगी जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजीज। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ना पढ़े, ये गलत बात है, क्योंकि इसी के ही बेस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो नॉमेनक्लेचर के कुछ स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, जिसके रिगार्डिंग हम उसको, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये वो पॉइंट्स है कि पहला पॉइंट ये कहता है कि आप इस कार्बन चेन को चूज़ करें, फिर नेक्स्ट हम ब्रांच कार्बन चेन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो मैं आपको सब बताऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे। ये मैंने अपनी तरफ से नोट्स बनाए, मैं मेरे से जितना हो पा रहा है, जितना नीट का टाइम बचा हुआ है उतना मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वन शॉट में आपको चैप्टर्स प्रोवाइड कराऊँ। जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आपको मैं कराऊँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, एंड आई होप आप इसको नोट करें। तो सबसे पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के कुछ 5 स्टेप होते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये है कि सबसे पहला रूल क्या हमारा क्या कहता है नॉमेनक्लेचर को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मॉलिक्यूल में हमको चूज़ करनी है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारे 3 कार्बन की रिंग है। अब इसमें हमारी ब्रांच लग गई है 3 कार्बन की। तो अब हमको, ये हमारी 4 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो अब हमको और ये जो हमारी थर्ड नंबर पे है, ये हमने ब्रांच्ड कार्बन चेन लगा दिए, 1 2 3, 3 कार्बन लगा दिए। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको बनानी है। अब जैसे कि ये है हमारा 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारी 4 कार्बन की रिंग है। अब अगर हम इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बन रही है वो हमारी 6 कार्बन चेन की बन रही है इंस्टेड ऑफ द 4। तो हम 4 को ना चूज़ करके हम 6 को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो हमारा एक कार्बन इधर बच जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नंबरिंग जब हमारी डन हो जाएगी, हम नंबर को डन कर लेंगे। सो द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमको जो ब्रांच्ड कार्बन एटम्स जो होंगे उसको हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमने इधर से चूज़ किया था, हमने 1 2 3 4 5 6, हम इधर को करते हैं क्योंकि हमें लोएस्ट कार्बन चेन देना है हमको ब्रांच कार्बन को। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 4 पे आ रहा है और ये हमारा 3 पे आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ 4 हम 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स हो रहा है हमारा ब्रांच कार्बन चेन का, ठीक है।
नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है हमारा नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज प्रीफिक्स टू द पेरेंट फॉलोड बाय द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट जो आता है हमारा फोर्थ नंबर पे लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट अल्फाबेटिकली। ठीक है, हमको लोएस्ट नंबर हमको उसको देना है जो हमारा अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। जैसे कि अगर हमारा जैसे कि अगर हमारा ब्यूटेन दे रखा है और पेंटेन दे रखा है, ब्यूटेन और पेंटेन में से हमारा लोएस्ट जो अल्फाबेटिकली आता है फर्स्ट आता है वो हमारा बी आता है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के बाद हमारा पेंटेन आएगा, पी बाद में आता है, तो हमको ब्यूटेन को फर्स्ट हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइव वाला स्टेप हमारे क्या कहते हैं, कार्बन एटम अटैच टू द रूट इज नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर को आइडेंटिफाई और उसको नेम करने का तरीका। ये हो गया हमारे 5 स्टेप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए ताकि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ईजिली हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इस चैप्टर की, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉजी सीरीज। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एज एटम और ग्रुप ऑफ द फॉलो ऑफ एटम्स एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी एटम या फिर एटम्स के ग्रुप जो कि रिस्पॉन्सिबल हो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा होमोलॉगी सीरीज। होमोलॉगी सीरीज हमारी क्या होती है, एज अ ग्रुप या फिर सीरीज कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करेगा या तो ग्रुप या फिर सीरीज, उसे हम होमोलॉगी सीरीज बोलेंगे। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म होगी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज़ द 3D रिप्रेजेंटेशन। इसको हम 3D रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, इसकी कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। इसका बस हमें एक बेसिक समझना ज़रूरी होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे बेसिकली क्वेश्चन से आते हैं, हमारे इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन ही आएंगे, कोई भी थ्योरी बेस्ड नहीं आएगा। तो हमको बस इसमें सिर्फ डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक ओवरव्यू, हमको जो इंपॉर्टेंट बेसिक है जो हमको पता होना चाहिए वो हम इसको रिवाइज करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है बेसिकली हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हम इसमें लिखा हुआ है मैंने, यूजिंग सॉलिड एंड डैश। या तो हम सॉलिड को हम ऐसे यूज़ करेंगे डैश एकदम डार्क करके, और या फिर डैश यूज़ करेंगे जैसे डैश मैंने बनाया सिंबल। ठीक है, अब इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन में कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहला आता है कंप्लीट, जो कि ओपन होता है। ओपन जैसे कि हमने कार्बन पे हमने सारे जो एटम्स जो अटैच्ड हैं उसको हमने ओपनली अटैच्ड किया है उनको। जैसे कि कार्बन पे हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड है, इधर ऐसे अटैच्ड है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है हमारे कंडेंस। कंडेंस में हम दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है हमारा बॉन्ड लाइन, जैसे कि हम इसको ऐसे नेमिंग के IUPAC नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। दिस टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो अब आता है वो आता है हमारा शेप ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की शेप जो होती है वो किससे आइडेंटिफाई होती है, हाइब्रिडाइजेशन से। कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ को इन्फ्लुएंस करके और बॉन्ड एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करके, तो हम कार्बन का कंपाउंड का जो कार्बन कंपाउंड होगा उसका शेप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शोन बाय द कर्व्ड एरो नोटेशन। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, कर्व्ड एरो नोटेशन से। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हमारा ऑर्गेनिक। अब इस चैप्टर में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया। अब जो अटैकिंग एजेंट रिएक्ट करेगा तो वो एक इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट बना लेगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है,
ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसको हमने अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमारा इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट जो बनता है वो हमारा बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब जो वो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। अब इंटरमीडिएट के बाद कुछ 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम इफेक्ट होते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन, ठीक है, फिजन मतलब टूटना। फिर नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस सीलिंग, जो न्यूक्लियस को गेन करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि सिग्मा का इफेक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम सिग्मा इफेक्ट भी बोलते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड का फिजन देखेंगे, उसमें हमारे 2 टाइप के फिजन होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, एंड दूसरा आता है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको हमको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर ही रिवाइज करना है, ताकि हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाए हम उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट जो आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेम पोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की सेम पोजिशंस होती है। सेम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम नंबर के होते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था बेंजीन, बेंजीन का हमने एग्जाम्पल लिया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियाई की सेम पोजीशंस होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, जिसे हम सिग्मा इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें मैंने क्या लिखा है, पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। अब पोलराइजेशन जो होता है हमारा बॉन्ड का, वो किसकी वजह से होता है, एडजेसेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके उन पे लगे हुए, उसकी वजह से उनका पोलराइजेशन होता है, और इसी को ही हम सिग्मा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब जी हम इसमें बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। अब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या है और ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड एन एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम। डीलोकलाइजेशन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एल्काइल ग्रुप में, जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम से, तो उनका डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड्स ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग एजेंट। अब इसमें देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जो शेयर्ड पेयर्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उनका कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है टू द वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड, जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट, जब अटैकिंग एजेंट की डिमांड होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। भले ही ये आपकी जो टर्म्स होती हैं आपसे पूछी नहीं जाती हैं, आपकी थ्योरी पेपर नहीं होता है इस ऑर्गेनिक में, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ में किस चीज़ का डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो आप उसको अच्छे से ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, उसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमारा क्या होता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू पाई बॉन्ड और बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एडजेसेंट एटम। ये तीनों चीज़ें अलग हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। चाहे आप उसको नोट कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मैं इन सब के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। तो आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।
तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड और बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ एन एडजेसेंट एटम। ये आप समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो क्लाउड होते हैं, वो हमारे किस पे लोकेटेड होते हैं, अबव और बिलो ऑन द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको अब बता रही हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने और जो हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी थी वो हमारी इंपॉर्टेंट थी हमारी, ठीक है। हमने जो टर्म्स पढ़े थे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट थे हमारे। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा एसाइक्लिक, जिसे हम ओपन चेन बोलते हैं, और साइक्लिक जिसे हम क्लोज चेन बोलते हैं, क्लोज चेन रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एसाइक्लिक के अगर हम बारे में बात करते हैं तो एसाइक्लिक क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट और द ब्रांच चेन। ये स्ट्रेट चेंज भी कंटेन करती है और ये हमारी ब्रांच्ड चेन, ये हमारी स्ट्रेट चेन भी कंटेन करती है और ये हमारी ब्रांच चेन भी कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक, जिसे हम ओपन चेन मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं साइक्लिक। दूसरा आता है हमारा साइक्लिक, जिसे हम क्लोज चेन रिंग बोलते हैं। इसमें हमारा जो कार्बन एटम्स होते हैं वो हमारे रिंग्स में होते हैं, मतलब क्लोज्ड होते हैं, जैसे लाइक अ ट्राइंगल शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे दो टाइप में होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एटम्स अदर देन द कार्बन ऑल्सो प्रेजेंट। ऐसे एटम्स जो कार्बन के अलावा भी प्रेजेंट्स होते हैं उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और होमोसाइक्लिक में ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, सिर्फ कार्बन कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं। अब होमोसाइक्लिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, ये एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं हमारे, से होते हैं हमारे बोथ द एलिफेटिक एंड साइक्लिक। एलिफेटिक भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। और एरोमेटिक के अगर हम बारे में बात करते हैं, इट कंटेन्स द कॉन्जुगेटेड प्लानर रिंग सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड प्लानर जो होता है रिंग सिस्टम उसको कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बोलते हैं। अब जो एरोमेटिक होते हैं वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। बेंजोनॉइड के अगर हम बारे में बात करते हैं तो बेंजोनॉइड जो होते हैं उनके एग्जाम्पल में हमारे आते हैं बेंजीन, नाम से ही पता चल रहा है, एनिलीन एंड नैफ्थलीन। नॉन बेंजोनॉइड में हमारे आते हैं ट्रोपोलिन, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारी 4 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन, थर्ड आता है हमारा एलिमिनेशन एंड फोर्थ आता है हमारे रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे 4 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट आता है एडिशन, थर्ड आता है एलिमिनेशन एंड फोर्थ आता है हमारा रीअरेंजमेंट। अब जो सबसे लास्ट पार्ट आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो होती है उस वो सब कुछ बेस्ड होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे, नेमिंग पे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आइसोमेरिज्म हमारे क्या कहते हैं कि कंपाउंड विद हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब आइसोमेरिज्म में भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमारा क्या होगा, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिए, अगर उसकी डेफिनेशंस पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बारे में बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे कौन से होते हैं, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन होते हैं हमारे एटम्स या फिर ग्रुप्स के, ठीक है। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर्स में हमारे 4 टाइप्स में आते हैं। 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होते हैं। फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप एंड फोर्थ आता है हमारा मेटामेरिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्केलेटन, मतलब डिफरेंट कोई भी जो वो होता है हमारा स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं तो पोजीशन में हमारा क्या होता है, सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी या तो डिफरेंट होगी या फिर एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अब लास्ट जो आता है हमारा मेटामेरिज्म के बारे में बात करते हैं तो मेटामेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट एल्काइल चेन होगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट एल्काइल चेन होगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज का वन शॉट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।